For today we are taking NCERT एग्जाम्पल 4.8 और क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। और ये कंटिन्यूशन पार्ट है। प्रीवियस क्लास में मैंने इससे जस्ट पहले का अगर आप वीडियो देखें तो उसमें हमने डिस्कस किया था टॉरॉइड, सोलेनॉइड और स्ट्रेट वायर, एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशन। स्ट्रेट वायर के लिए, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट कर रहे थे। तो आज हमें उसी को अप्लाई करना है, लेकिन थोड़ा सा ये एग्जाम्पल जो है ये थोड़ा डिफरेंट आ जाता है, क्योंकि यहाँ आपको करंट वायर के इनसाइड और आउटसाइड पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए बोला है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस ए, यानी आपको एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर दे दी है और उसका क्रॉस सेक्शन हमने कंसीडर कर लिया। क्रॉस सेक्शन का जो रेडियस है वो कितना है, ए, ये आपको गिवन है। अब कहता है कि कैलकुलेट, अच्छा, कैरिंग अ स्टडी करंट ऑफ आई, और उसके अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई है, वो मैंने वो भी एज्यूम कर लिया है। एंड देन हियर सेइंग कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन आर लेस देन ए। तो हमें कोई एक आर कंसीडर करना होगा इसके अंदर, यानी लेस देन ए हो और एक ग्रेटर देन ए हो। ये दोनों केसेस निकालने हैं। द करंट आई इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द वायर। तो हम ये मान रहे हैं कि करंट जो है वो सिर्फ सरफेस पे मैक्सिमम नहीं है, वो थ्रू आउट जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और उस पर्टिकुलर केस के लिए आपको एक इंटीरियर पॉइंट, यानी कि जब आपका आर छोटा हो जाए ए से, और एक पॉइंट आउटर में, यानी अगर मैं बाहर भी एक लूप कंसिडर कर लूँ तो उस लूप के लिए भी आपको, आउटर लूप के लिए भी आपको करंट की वैल्यू, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिटेक्ट करनी है। तो हम पहला केस लेते हैं कि लेट अस से आर इज़ ग्रेटर देन ए। तो मैं आउटसाइड पॉइंट ले रही हूँ, और आउटसाइड पॉइंट के लिए यानी कि अब मेरा आर जो है वो ये आर है, बड़ा वाला आर है, ए से बड़ा है। तो सबसे पहले देखते हैं लेंथ ऑफ द लूप क्या होगी। तो अगर ये लूप आपने आउटर वाला कंसीडर किया है तो इसका रेडियस लेंगे, तो फिर लेंथ ऑफ द लूप हो जाती है आपके पास 2 पाई स्मॉल आर। तो और मैं आर मैंने जो पॉइंट माना है वो आउटसाइड पॉइंट है। अब ये लेंथ जो है, यानी ये पूरा लूप जो है, तो पूरी की पूरी करंट को अपने अंदर एनक्लोज कर लेगा। तो नेट करंट एनक्लोज कितनी है, टोटल करंट आई जो उसमें से थ्रेड कर रही थी। अब एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं। स्टेटमेंट कहता है म्यू नॉट, सर बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं बी डॉट डी एल। तो b को आप जब सिंप्लीफाई करें, b तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और dl के लिए जब आप निकालेंगे तो दैट विल बी द टोटल लेंथ ऑफ द वायर। और टोटल लेंथ एक्चुअली 2 पाई आर है, वो मुझे पुट करनी चाहिए थी, चलो अभी नहीं, नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। तो bl टोटल लेंथ निकाला। अब करंट देख लेते हैं, दैट इज़ म्यू नॉट आई। वो तो टोटल करंट आई इसमें एनक्लोज हो रहा है, तो टोटल करंट आई लिया। तो b को लेते हैं, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय एल, डिनोमिनेटर में ले आते हैं, लेकिन एल हमारा था क्या, 2 पाई आर। सो दैट विल बी 2 पाई आर। एक्सप्रेशन आ गया, यानी हम कंक्लूड आउट कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इन्वर्सली रिलेटेड टू आर है। जितना ज़्यादा आप आर लोगे, यानी ये जितना ज़्यादा होगा ये, उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होती चलेगी। तो जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे वायर से, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस होता चला जाएगा। कंक्लूजन आ गया हमारे पास। अब हम इनसाइड पॉइंट देखते हैं। इनसाइड पॉइंट का प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर करंट जो है, जब आप डायग्राम को देखें तो मैंने लूप अंदर की तरफ ले लिया है, तो इसका मतलब कुछ पोर्शन ऑफ द वायर जो है वो बाहर छूट गया, और करंट तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो कुछ करंट भी बाहर रह गया होगा। तो इस लूप में कितना करंट आया, पहले हम वो निकाल लेते हैं। तो वो निकालने के लिए मैंने यहाँ पे छोटा सा लिखा है कुछ पार्ट। फॉर एरिया पाई ए स्क्वायर, यानी कि जो इनिशियल एरिया था उसके लिए करंट है आपका आई। फॉर यूनिट एरिया के लिए करंट हो जाता है आई बाय पाई ए स्क्वायर। और फॉर, ये लेते हैं हम फॉर पाई आर स्क्वायर एरिया के लिए, क्योंकि अब मैं आर क्या ले रही हूँ, इंटीरियर कम वाला ले रही हूँ। तो फिर उस केस में करंट कितना हो जाएगा, उसको ले लेते हैं हम आई डैश। और वो आई डैश किसके बराबर हो गया, ये जो गिवन आई था पाई ए स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई कर दें इस पाई आर स्क्वायर से। तो इस पाई आर स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें नया करंट मिल गया, जो सिर्फ इंटीरियर वाले लूप में था, जो सिर्फ अंदर वाले लूप का करंट था, वो अब हमारे पास आ गया। सो नाउ प्रोसीड करते हैं आगे कैलकुलेशन के लिए। सो यूज़ करना है हमें एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर्स लॉ। तो इसको लगाने के लिए हमने क्या लगाया, बी डॉट डी एल, यही हमारा लॉ था, म्यू नॉट आई। लेकिन अब की बार आई नहीं, आई डैश होगा, यानी जो हमने न्यू करंट हमने कैलकुलेट किया है वो। इस तरफ सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो आपके पास आ जाएगा बी इंटू 2 पाई आर। जैसे हमने पीछे लिया था एल लेंथ लिया था, तो अब की बार भी हम वो लेंथ ले लेंगे। आप चाहें तो यही स्टेप एक और ऐड कर सकते हैं, मैं लिख देती हूँ चलिए वो स्टेप। तो बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एल दैट शुड बी इक्वल टू योर म्यू नॉट आई डैश। और आप अगर अब लिखें तो 2 पाई ए, यानी आफ्टर इंटीग्रेशन यू विल गेट 2 पाई आर, एंड देन दैट विल बी म्यू नॉट आई। अब आई की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वो हमारी आई थी आई बाय पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर।
पाई और पाई कैंसिल हो रहा था, ये सिर्फ आर स्क्वायर और ए स्क्वायर बच रहा था हमारे पास। नाउ लेट अस सी कि मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया है। तो यहाँ पर भी आपका जो कॉमन सेक्शन है आप काट सकते हैं, तो मैं सिंपली लिख रही हूँ म्यू नॉट आई बाय नीचे ये 2 पाई ऐड हो जाता है और ए स्क्वायर रह गया था और ऊपर वाला दोनों में से एक आर कट जाएगा, तो यू आर लेफ्ट विद 1 आर। तो अब की बार हमारा कंक्लूजन हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहें कि हमने 2 पॉइंट्स निकाले हैं, पॉइंट ऑफ कंक्लूजन क्या है कि जब आर ग्रेटर देन ए था तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी इन्वर्सली रिलेटेड टू आर, और आर जब आपका लेस देन ए आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। यानी कि, और हम यहाँ पर एक और पॉइंट दे सकते हैं, अगर आपने आर को इक्वल टू मानना हो तो ए के बराबर, तो आर अगर आपका ए के इक्वल हो जाए, ये पॉइंट मांगा नहीं है बट यह पॉइंट अगर आपसे कहा जाए तो जो हमारी एक्सप्रेशन पहली वाली निकली थी, ये वाली एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती थी, फॉर्मूला हमारा था रिलेशनशिप में म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर था। लेकिन अगर आर ए के इक्वल हो गया तो फिर आपकी एक्सप्रेशन आ जाएगी म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। सो ये हो गया सरफेस पे। इन केस अगर वो सरफेस पे भी मांगते तो उसने मांगा था इनसाइड आउटसाइड पॉइंट, हमने निकाल दिए। अब आप कंपेयर कर सकते हैं इसको यूजिंग द ग्राफ। तो ग्राफ में मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस ए, यानी कि हमने क्रॉस सेक्शन का जो रेडियस था उसके वर्सेस हमने ग्राफ जब हमने प्लॉट किया तो यू विल फाइंड कि एट पॉइंट ए पे आपको मैक्सिमम मिल रहा है। उससे पहले ओरिजिन से लेकर यानी सेंटर से लेकर टिल द सरफेस इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और आउटसाइड ये क्या हो जाएगा, ये कम होता चला जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू आपको सिर्फ सरफेस पे मिल रही है। ये आप सरफेस की वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ पर भी ए पुट कर दिया होता तो एक ए कैंसिल हो जाता, तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए, वही वैल्यू यहाँ पर बचती है हमारे पास, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई। तो दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में अगर आप इक्वल टू पुट करते हैं, यू विल गेट टू नो कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे मिल रही है, ये मैक्सिमम है। देन आगे हम एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं इसी पर बेस्ड। दिस क्वेश्चन सेज calculate the ratio of the magnetic field at a point a by 2 above the surface of the wire to that at a point a by 2 below the surface of the wire. What is the maximum value of the field of the wire? सो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट दिया गया है, एक पॉइंट P बोला है, एक पॉइंट Q। एक पॉइंट P जो बोला है वो आउटसाइड बोला है कितने डिस्टेंस पर, a बाई 2 डिस्टेंस पे, और एक पॉइंट Q बोल दिया है बिलो द सरफेस ऑफ द वायर, और वो कितने दूरी पर, वो भी a बाई 2 डिस्टेंस पर बोला है, और उसे हमने Q मान लिया है, आउटसाइड पॉइंट को P मान लिया है। आपसे कहा गया है कि इनका रेशो हमें बताना है मैग्नेटिक फील्ड्स का। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P अगर आपको निकालनी हो, फॉर्मूला वही है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। आपको पता है आउटसाइड पॉइंट के लिए अभी अभी हमने डेरिवेशन किया, उसमें हम आउटसाइड पॉइंट के लिए म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर लेते थे। आर यहाँ क्या हो जाएगा, ये ए है और उसके साथ आप a बाई 2 आउटर डिस्टेंस भी ऐड कर दीजिए, तो यहाँ आर आपका आ रहा है 3 बाई 2a, क्योंकि आपका दोनों ऐड हो गया। ये कैसे निकला है ये मैं लिख देती हूँ, a तो रेडियस थी इसकी और साथ में आपने a बाई 2 डिस्टेंस ऐड कर दिया जो आउटर पॉइंट था, तो टोटल रेडियस आपकी सेंटर से इतनी आ जाती है। तो आप इसमें पुट करेंगे तो बी पी की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड जो पॉइंट पी पे आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू 3 बाई 2 पुट करती हूँ तो कैंसिल हो जाएगा, 3 बच जाएगा, 3 पाई ए आपके पास बच जाता है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड पार्ट देखते हैं। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है क्यू पे, तो क्यू का जो रेडियस है वो भी निकाल लें। ये था पी का रेडियस, अब हम क्यू का रेडियस निकालते हैं। तो क्यू का रेडियस तो a बाई 2 ही है, क्योंकि उसका जो सेंटर से जो डिस्टेंस है, अगर पूरा टोटल a था उसमें से a बाई 2 नीचे की तरफ है, तो ये बचा हुआ पार्ट भी a बाई 2 हो गया, तो रेडियस उसके लिए a बाई 2 हो गया। तो सेम ऐसे ही हम b एट q निकाल लें तो म्यू नॉट आई, लेकिन इंटीरियर पॉइंट का हमें फॉर्मूला लगाना है इस बारी, क्योंकि अब की बार जो लूप हमारा होगा वो इनसाइड पे होगा। तो वो होता था म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए स्क्वायर आर, ये फॉर्मूला हमें लेना है बी क्यू के लिए। और अब यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू म्यू नॉट बाई 2 पाई एज इट इज़, आई बाई ए स्क्वायर एज इट इज़, और आर की जगह आप वैल्यू पुट कर दीजिए a बाई 2। सो अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो यू विल गेट द आंसर म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। उन्होंने रेशियो मांगा था तो वी विल फाइंड बी पी बाई बी ऑफ क्यू एंड दैट विल बी म्यू नॉट आई बाई 3 पाई ए इंटू, अब 4 पाई ए ऊपर चला जाएगा एंड देन म्यू नॉट आई, एंड यू विल गेट द आंसर एज 4:3। सो ये फाइनल आंसर आ गया। नाउ सेकेंड पार्ट में पूछता है व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फील्ड ऑफ द वायर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फील्ड ऑफ द वायर। तो फील्ड ऑफ द वायर की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, कहाँ होगी, तो वो फॉर्मूला हमें पता है कब होता है, जब r इज इक्वल टू ए होता है तब आपकी मैक्सिमम वैल्यू आती है। ये कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई बाई
2πa हो जाएगी। ये है आपकी मैक्सिमम वैल्यू। सो उन्होंने मैक्सिमम मांगा तो हमने मैक्सिमम भी दे दिया, और उन्होंने आउटसाइड इंटीरियर पॉइंट के लिए भी मांगा तो वो भी निकाल लिया। एक क्वेश्चन और देखते हैं। Now this is again an NCERT question 4.9 solved exercise का क्वेश्चन है। A solenoid of length 0.5 meter has a radius of 1 centimeter and is made up of 500 टन। तो जो कुछ भी दिया है वो देखते हैं। लेंथ आपको गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स आपको गिवन है, रेडियस आपको गिवन है 1 सेंटीमीटर, इट कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर एंड अगेन करंट भी आपको गिवन था। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए सोलेनॉइड में और टोरॉइड का प्लस पॉइंट यही होता है, उसमें बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड क्वेश्चंस नहीं आते, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एटलीस्ट सीबीएसई में। तो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट रह जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का इनसाइड में फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। अब यहाँ पर हमने जो स्पेशल केस वाला था कि आपकी लेंथ जो है वो बहुत छोटी है, या इनफैक्ट जब आप एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको रीज़न दिया हुआ है कि योर लेंथ टू द रेडियस रेशो जो है वो आपका बहुत छोटा है। रेडियस सेंटीमीटर में दे रखा है, तो अगर आप मीटर में चेंज करेंगे दिस विल बी 0.01 मीटर हो जाता है। तो अगर आप इसकी लेंथ बाय मास रेशो लेंगे तो आपका जो रेशो फ्रैक्शन आता है वो 50 आ रहा है, 50 के करीब आ रहा है, विच सेज योर एल इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। तो आपका लेंथ आर रेडियस से बहुत बड़ा है, लेंथ जो है रेडियस से काफ़ी बड़ा है। तो फिर हम ये स्मॉल वाला मेथड ले सकते हैं। हमारे पास पॉइंट था सोलेनॉइड के लिए निकाला था जो हमने डेरिवेशन, उसके अंदर हम इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट एंड द सरफेस वाले पॉइंट्स लेते थे। यहाँ पर भी जो अभी आपने एक्सप्रेशन किए थे उसमें भी आपने इंटीरियर पॉइंट का अलग निकाला है। तो यहाँ ये इनसाइड ही निकालने के लिए बोल रहा है, लेकिन हम डायरेक्ट वही वाला म्यू नॉट एन आई वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। हम म्यू नॉट जो अभी हमने रिलेशन से पहले फॉर्मूले में यूज़ किया म्यू नॉट आई बाय 2πr, वो नहीं यूज़ करेंगे, यानी इंटीरियर पॉइंट वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर हम लगाते हैं और सीधे सीधे वैल्यूज़ ही पुट करनी है, इसमें तो कुछ है नहीं। तो 4π इंटू 10⁻⁷ वैल्यू होती है, दैट इज़ 10⁻³ वैल्यू उसकी होती है एंड 5 होती है। तो आप गिवन है ये सब कुछ। आई करंट 5 गिवन था, 10⁻³ जो है आपको क्या था यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स आपको गिवन है। ओके आई फॉरगॉट टू टेल, ये 10⁻³ हमने कैसे निकाला है कि मैंने तो डायरेक्टली लिख दिया। ये n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे रखी थी 500 और जो लेंथ दे रखी है वो 0.5 दे रखी है। तो यहाँ पर आप 0.5 पुट करते हैं, तो जब आप सॉल्व करेंगे इसको यू विल गेट 1000। तो 10⁻³ आ जाएगा, वो 10⁻³ यहाँ पे पुट किया क्योंकि हमें n पुट करना था, हमें कैपिटल N नहीं लाना था। कैपिटल N आपको 500 दिया हुआ है, जबकि यहाँ जो N होता है ये हमेशा याद रखिए दिस इज इन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है अगर आप सोलेनॉइड ले रहे हो। और ये अप्रॉक्सीमेशन अगर किसी को फिर भी डाउट हो तो हम ये मैं बता देती हूँ रफली आपको कि सोलेनॉइड उसी वायर को आप कंसीडर कर सकते हो जहाँ पर लेंथ जो है बहुत बहुत ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू दी थिकनेस ऑफ द वायर, यानी कि उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया से, क्रॉस सेक्शन रेडियस से अगर आपका लेंथ ऑफ द वायर बहुत ज़्यादा है तो आप उसे सोलेनॉइड वाला फॉर्मूला लेते हैं और उसी को हम सोलेनॉइड बोलते हैं। बेसिकली हम क्या बोलते हैं कि अगर जैसे मैं पहले इसका आंसर लिख देती हूँ 6.28 इंटू 10⁻³ टेस्ला। तो हम ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए आपने ये सेक्शन लिया सोलेनॉइड का, ये आंसर होगा उसका, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो अगर आपने वायर ली और उसमें 4 ही पोर्शन ऑफ द वायर हैं और वायर का एरिया भी काफ़ी रिस्पेक्टेबल है, तो फिर आप इसे लॉन्ग स्ट्रेट वायर यूज़ करके भी ले सकते हो। फिर आपको एंटायर लेंथ भी लेनी पड़ेगी, उसका एरिया भी लेना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि एक, तब ये लूप की तरह काम करेगा और आप सेंटर पे उसके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करोगे। और वहाँ क्या करते हैं, अगर आपके पास 4 टर्न है तो 4 टर्न के केस में आप 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन जब आपके पास ऐसी सिचुएशन हो कि नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा हो जाए, लाइक इन दिस केस हमारे पास 1000 नंबर ऑफ टर्न्स हो गई, नंबर ऑफ टर्न 1000 हो गई, और जो लेंथ ऑफ द वायर है वो भी आपको दे रखी थी, यहाँ पे 5.5 मीटर की वायर थी, तो उसकी कितनी टर्न्स बनी थी, 500 टर्न्स बनी थी। तो यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स चलो नहीं है लेकिन लेंथ तो ज़्यादा है, लेंथ का हमने रेडियस के साथ रेशियो देखा तो आपका वो रेशियो लगभग 50 आ रहा है। तो इसका मतलब लेंथ काफ़ी अमाउंट में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द रेडियस। दिस इज़, अगर एक नंबर आ रहा है इंटीजर तो आप उसे ग्रेटर मान सकते हो। 10, 5, 15, 25, 50 ये सभी ग्रेटर माने जाते हैं। हाँ फ्रैक्शन में होता 0 पॉइंट समथिंग या 0.1 वैल्यू या 1 वैल्यू तो अलग बात थी। तो अभी आपका काफ़ी ह्यूज नंबर आ रहा है तो हम इसे सोलेनॉइड करेंगे और इसलिए सोलेनॉइड का डायरेक्ट हमने फॉर्मूला यूज़ कर लिया है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। कुछ और न्यूमेरिकल्स आप इसके सॉल्व कर सकते हैं। मैंने अभी बताया कि इसमें बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं आते हैं,
फॉर्मूलेज बहुत सिंपल होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, तो आप उनको ट्राई कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।